हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग डेंसिटी तक जो है सो फ्लूइड मैकेनिक्स में देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, और कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत हमारे बीच हुई थी। अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, डेंसिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना था तो समझेंगे। डेंसिटी के बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या था आपका? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। उससे पहले हम आपको बताया था कि फ्लूइड क्या है ना। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि रिजिडिटी ना रहे, है ना, यानी कि उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर जो है सो वो मूव करने लगे, यानी कि फ्लो करने लगे। मूवमेंट से यहाँ मतलब है फ्लो का। ऐसे तो कोई बॉडी पर भी आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा तो भी वो मूव करेगा, तो उसको तो मोशन बोलते हैं फिर, है ना। यहाँ फ्लूइड जो है सो फ्लो करेगा। फ्लूइड बेसिकली दो टाइप का, है ना। दो टाइप का कौन सा? यानी कि लिक्विड और गैस। अपने को जो पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स में वो लिक्विड के बारे में पढ़ना है। बाकी आप फिजिकल केमिस्ट्री में गैस के बारे में पढ़ते हैं तो उसको आप गैसेस स्टेट बोलते हैं, ठीक है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने दो टाइप का मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रो का जो रिलेशन है, हाइड्रो का मतलब होता है यहाँ वाटर से, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ कि जब फ्लूइड यानी कि लिक्विड जो है, यानी कि वाटर के बारे में जनरली हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम रेफरेंस जो है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में हम लोग रेफरेंस लिक्विड या फिर जो फंडामेंटल लिक्विड कंसीडर करेंगे वो वाटर को कंसीडर करेंगे। सारा फार्मूला जितना भी डिराइव होगा सब वाटर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ जो जब कोई लिक्विड जो है वो स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, यानी कि रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो बोलेंगे उसको हाइड्रोस्टैटिक्स। और जब लिक्विड मोशन में आ जाता है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोडायनामिक्स, ठीक है। फिर फ्लूइड दो टाइप का भी होता है बाबू, एक रियल फ्लूइड होता है, दूसरा आइडियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा फ्लूइड जो कि कंप्रेसिबल ना हो, है ना, जिसको कि आप कंप्रेस जो है सो नहीं कर सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, और विस्कोसिटी जो है सो उसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं, आपको क्या उसको बोला जाता है? आइडियल फ्लूइड, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड के अंदर जो है सो विस्कोसिटी नहीं है, यानी कि म्यू की वैल्यू जो 0 हो जाएगी, तो शियर स्ट्रेस भी जो है सो ख़त्म हो जाना चाहिए, टाउ भी 0 हो जाएगा। समझ गए? रियल फ्लूइड जो होता है उसमें आइडियल फ्लूइड जैसा कोई भी लक्षण नहीं होगा। लेकिन जितना भी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, जितना भी फार्मूला डिराइव करेंगे, उस सब का सारा फार्मूला आइडियल फ्लूइड के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर? अब देखो, डेंसिटी के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। डेंसिटी क्या है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। उसी डेंसिटी को हम लोग मास डेंसिटी भी बोलते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं बाबू। ऐसा यूनिट जो होता है डेंसिटी का वो क्या हो जाएगा? मास का यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। या सीजीएस यूनिट में आवे, सीजीएस सिस्टम में आवे तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को जो है वो जी पर यूनिट सीसी भी बोलते हैं। क्लियर? जी और पर यूनिट सीसी भी बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलिए, चाहे 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब बोलिए, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ मरकरी, यही दोनों दो चीज़ का आपको डेंसिटी जो है सो ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ मरकरी। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है वो 13.6 टाइम्स। क्लियर? डेंसिटी ऑफ मरकरी जो है वो कितना हो जाएगा? 13.6 टाइम्स होता है किसका? तो डेंसिटी ऑफ वाटर का। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर 2 ठो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कर दिया गया। इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जो कि मिक्स ना हो सके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी बाल्टी में, है ना, कोई पॉट है या कोई बाल्टी, मान लीजिए कोई बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें क्या किया? तो आपने ऑयल को डाल दिया, ठीक है। ऑयल को डाल करके आप मिक्स भी कर दिए। तो ऑयल को डाल करके आप मिक्स कर दिए, पहले से उसमें पानी था, उसमें आप ऑयल डाले, ऑयल डाल करके दोनों को मिक्स कर दिए, तो 2 लिक्विड हो गया। लेकिन दोनों जो लिक्विड है वो इमिसिबल है, वाटर और ऑयल दोनों मिक्स नहीं हो जाएगा, दोनों अलग अलग रहेगा हमेशा, कभी मिक्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों अलग अलग लिक्विड हुआ, सबसे पहली बात। क्लियर? नेक्स्ट, दोनों का डेंसिटी भी अलग अलग है, ठीक है। ऑयल की डेंसिटी कुछ और होगी और वाटर की डेंसिटी कुछ और होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है, देन द लिक्विड ऑफ हाई डेंसिटी, यानी कि ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रहेगा, और ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहेगा। जैसे वाटर और ऑयल के मिक्सचर में क्या होता है, तो वाटर नीचे जाएगा और ऑयल कहाँ रहेगा? ऊपर। और आपको ऑयल और वाटर के बीच में एक प्लेन सरफेस जो है सो बन जाता है। प्लेन सरफेस मतलब इंटरफेस बन जाता है, या बोलते हैं कि दोनों लिक्विड को, है ना, दोनों लिक्विड को अलग अलग करने वाला एक इंटरफेस बन जाएगा। या बोल सकते हैं कि दोनों लिक्विड जहाँ पर एक दूसरे को मिल रहा है वो एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, या फिर उसी को बोलते हैं प्लेन सरफेस। जैसे आप रे ऑप्टिक्स में पढ़े होंगे, रे ऑप्टिक्स में
जब रिफ्रैक्शन आप पढ़ते हैं तो देखते होंगे दो टाइप के मीडियम की बात करते हैं, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। तो वैसा ही कुछ इंटरफेस यहाँ भी है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही हो गया कि डेंसिटी को रिलेट करना है ना, डेंसिटी को क्या करना है, रिलेट करना है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड भी बोला जाता है। क्लियर। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ कि डेंसिटी को रिलेट करना है, इसका मतलब जो किसी लिक्विड की डेंसिटी को रिलेट करना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो रेफरेंस लिक्विड आप लेते हैं वो किसको मानते हैं आप, तो रेफरेंस लिक्विड आप कंसीडर करके चलते हैं किसको, तो रेफरेंस लिक्विड मानते हैं हम लोग वाटर को, ठीक है ना। रेफरेंस लिक्विड हम लोग किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं। क्लियर। रिलेटिव डेंसिटी जो भी होगा वो आपको, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हुआ कि डेंसिटी को रिलेट करना। और अगर आप किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप उस लिक्विड के डेंसिटी को रिलेट करना चाहते हैं, उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं किसके साथ, तो वाटर के साथ। तो यहाँ देखो जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि उस लिक्विड की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि उस वाटर की जो रेफरेंस आपने माना है उस वाटर की डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो हो गया वो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिटलेस क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में हम लोग दो केस लेंगे। पहला जब हम लोग मास को मिक्स कर रहे हैं, दूसरा जब हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मिक्स कर रहे हैं। पहला केस लेंगे जब हम लोग मास के रिस्पेक्ट में मिक्सिंग कर रहे हैं, दूसरा जब हम लोग वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ देखो पहला केस, इस कंटेनर 1 में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है ρ1 और मास है m1। इस कंटेनर 2 में जो लिक्विड है उसका मास है m2 और डेंसिटी है ρ2। इस दोनों कंटेनर के लिक्विड को क्या कर दिया गया, तो मिक्स कर दिया गया, है ना। दोनों कंटेनर के लिक्विड को मिक्स कर दिया गया। ये जो यहाँ जो आपका दोनों लिक्विड है वो इमिसिबल नहीं है और कि मिसिबल है, यानी कि मिक्स हो सकता है, ठीक है। कुछ इस टाइप का लिक्विड है, उसको इसमें डाल दिया गया। तो टोटल मास इस कंटेनर में, टोटल मास हम लोग मान लिए m और इसका वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर ले रहे हैं सपोज दैट v, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम हम लोग क्या कंसिडर कर ले रहे हैं, v। अब देखो इस कंटेनर का और इस कंटेनर का, अगर ये जो फाइनल कंटेनर है आपका, जो नेट कंटेनर है, इस कंटेनर में जो टोटल मास होगा, ये जो लिक्विड जितना भरा हुआ इसका टोटल मास अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेगा, m1 प्लस m2, क्योंकि यही दोनों कंटेनर को हमने इसमें पलट दिया है। तो m1 प्लस m2, इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो v1 प्लस v2। v1 कहाँ से आएगा, तो यहाँ तो v1 दिया नहीं है, v1 मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम। तो इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना, तो कंटेनर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर ले लेंगे तो डेंसिटी नीचे, यानी कि मास अपॉन डेंसिटी। तो पहला कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो मास अपॉन डेंसिटी यानी कि m1 बट्टा ρ1, और दूसरे कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो मास अपॉन डेंसिटी यानी कि m2 बाई ρ2। अगर इस जो फाइनल कंटेनर है इसका अगर आपको, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी बराबर m बाई b। फाइनल डेंसिटी जो है, ये मिक्सचर का जो डेंसिटी है वो निकालना है। तो डेंसिटी, मिक्सचर का डेंसिटी बराबर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये m1 प्लस m2 बट्टा टोटल वॉल्यूम कितना, तो v1 प्लस v2, यानी कि ये वाला क्वांटिटी उठा के पुट कर देंगे। अगर इसी तरह से और भी लिक्विड होते, दो कंटेनर के बदला अगर मान लो कि 5 कंटेनर होता तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 लिखना पड़ता। यानी कि आप मास को ऐड कर रहे हैं, mi को आप ऐड कर रहे हैं, मतलब सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा mi, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n तक। क्लियर। सिग्मा mi, उसमें i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के n तक रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर m बाई रो है, यानी कि m बाई रो यहाँ भी, m बाई रो यहाँ भी, यानी कि आप मास अपॉन डेंसिटी को ऐड कर रहे हैं, यानी कि सिग्मा mi अपॉन रो i इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। ये एक जनरलाइज फार्मूला हमने जनरेट किया, है ना। ये फार्मूला एक जनरल फॉर्म में एक फार्मूला हमने जो है सो डेवलप किया, किसका, तो मिक्सचर के डेंसिटी का। किसके लिए, जब आपने दो कंटेनर के लिक्विड को मिक्स किया, दोनों कंटेनर के लिक्विड का आपको मास जो है सो पता है तब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अगर मान लो कि इसमें अगर दोनों का मास सेम होता तब क्या होता, तो यहाँ पे m1 m2 अगर बराबर हो जाता तो m1 प्लस m1 क्या हो जाता, 2m1। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया 2m1। उसके बाद यहाँ से m1 और ये m2 भी m1 बन गया, तो ये कॉमन बाहर निकल जाएगा, 1 बाई रो1 प्लस 1 बाई रो2। एलसीएम ले लो बाबू, रो1 रो2 एलसीएम ले लोगे तो रो2 प्लस रो1, ये रो1 रो2 जो है इसको उठा करके यहाँ भेज देंगे,
M1 से M1 तो कैंसिल हो चुका था पहले ही, तो ये मिक्सचर का जो डेंसिटी है ये बन जाएगा आपको कितना, तो 2 ρ1 ρ2 बाई ρ1 प्लस ρ2। क्लियर। और ये जो फार्मूला है, जब आपने दो लिक्विड को मिक्स किया है ना, जब आपने दो लिक्विड को मिक्स किया जिसमें दोनों लिक्विड का जो है दो कंटेनर को जब आप मिक्स कर रहे थे, तो दोनों का मान लो कि मास एक का M1 था एक का M2 था, तो इस जो मिक्सचर का डेंसिटी हुआ, ये दोनों लिक्विड को मिक्स करने पे जो मिक्सचर लिक्विड बना है, इस मिक्सचर का जो डेंसिटी है, दोनों का मास अगर सेम हो जाए तो 2 ρ1 ρ2 बट्टा ρ1 प्लस ρ2, यानी कि ये किसको फॉलो करेगा, हार्मोनिक मीन को फॉलो करेगा। क्लियर। ऐसा ही हार्मोनिक मीन वाला जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको, जो आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है काइनेमेटिक्स में, वहाँ पर भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, आप चाहें तो क्रैश कोर्स वाला जो वीडियो है जेई और नीट के लिए CRTN कोर्स वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर इसी में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर में, यानी कि किसी मिक्सचर का डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले इस फर्स्ट केस में आपने दो लिक्विड को मिक्स किया जिसमें दोनों का मास आपको पता था M1 M2, वॉल्यूम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम स्पेसिफाई करके नहीं दिया, ऐसे मास और डेंसिटी दिया तो वॉल्यूम तो निकाल ही सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हुआ दूसरे केस में, तो वॉल्यूम दिया है, मास को स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक, तो इस दोनों लिक्विड को जो है सो मिक्स कर दिया गया, तो कुछ एक मिक्सचर लिक्विड बना। इसका, इस कंटेनर का, फाइनल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों के वॉल्यूम के सम के बराबर, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2। और इसका जो नेट मास हो जाएगा, मास कैसे निकलेगा, तो इसका मास कितना, इसका मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी कि देखो यहाँ से अगर मास फाइंड आउट करना चाहते हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि ρ1 V1 प्लस ρ2 V2। तो मिक्सचर का अगर डेंसिटी चाहिए तो मिक्सचर का मास अपन मिक्सचर का वॉल्यूम, या बोल सकते हैं कि टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास आप फाइंड आउट किए ही हैं, टोटल वॉल्यूम भी आपके सामने है, आप उसको दोनों को डिवाइड कर दीजिए। टोटल वॉल्यूम कहाँ से आया, तो एक कंटेनर का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है, और दोनों को हम एक कंटेनर में मिक्स कर रहे हैं, तो नेट वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 ही ना होगा, है ना। दूसरी बात, जिस तरह से आपने इसमें मास के हिसाब से मिक्सचर की डेंसिटी निकाली थी और बाद में आप मास को इक्वल मान लिए थे, उसी तरह यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से मिक्सचर का डेंसिटी निकाले हैं और अब वॉल्यूम को इक्वल कर रहे हैं। अगर वॉल्यूम इक्वल हो गया, V1 V2 इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से रो V1 और ये ρ2 V2 जो है V1 बन जाएगा, तो V1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से V1 प्लस V1 2 V1 हो जाएगा, ऊपर में V1 और नीचे भी V1 कैंसिल हो गया, तो फार्मूला आ जाएगा मिक्सचर का, या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगा ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि दो लिक्विड जिसका दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, और उसमें मिक्सचर का जो डेंसिटी हुआ इस दोनों के डेंसिटी के सम का हाफ हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, यानी कि आप मीन निकाल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है बाबू अरिथमेटिक मीन। क्लियर। अगर आप दो लिक्विड को जिसका कि मास गिवन हो, M1 M2 गिवन है, दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, अगर आप उस दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर की डेंसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर मास इक्वल हुआ तो हार्मोनिक मीन को फॉलो करेगा, और अगर वॉल्यूम इक्वल हो रहा है, जब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है कंटेनर में, तो उस टाइम में अरिथमेटिक मीन को फॉलो करेगा। क्लियर। ये था आपका डेंसिटी की जो है सो मिक्सचर का कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा। जैसे डेंसिटी आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, तो इस टाइप पे चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग बल्क मॉडुलस वगैरह सब जान लेंगे तब। क्लियर। हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे फ्री सरफेस और प्रेशर। चलिए हम लोग देखते हैं प्रेशर क्या है। देखो प्रेशर को यहाँ पर कैसे डिफाइन किया गया, तो प्रेशर होता है नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, नॉर्मल फोर्स यानी कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, कुछ किसी भी सरफेस पे जो फोर्स लग रहा होगा, समझ गया, उसका परपेंडिकुलर फोर्स आपको लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ इस तरह से कोई ऐसा सरफेस आपको दे दिया, ठीक है, इस पूरे सरफेस का जो है सो एरिया आपको दे दिया है, मान के चलो कि ए दे दिया, ये भी एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन ही समझिए इसको आप। मान के चलिए कि एरिया ए दे दिया है बाबू, इस तरह से इस पर एक फोर्स लग रहा है डायगनली एफ, ठीक है, डायगनली एफ फोर्स लग रहा है, इसका जो एंगल होगा वो थीटा। तो अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दो कंपोनेंट टूटने वाला है। दो कंपोनेंट कौन सा, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा कौन सा, एफ कॉस थीटा, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट आएगा कौन, तो एफ साइन थीटा। तो यहाँ जो एफ कॉस थीटा आया ये कैसा है, तो ये पैरेलल कंपोनेंट है, और यहाँ जो एफ साइन थीटा आया ये कैसा है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। उस कंडीशन में इस फोर्स के कारण अगर इस सरफेस पर आपसे प्रेशर पूछा जाए तो प्रेशर के लिए आप क्या करेंगे,
प्रेशर कब निकलेगा? जब फोर्स क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर वाला फोर्स होना चाहिए, है ना, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कौन है? एफ साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ साइन थीटा बटा ए, ये प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रेशर जो है वो नॉर्मल फोर्स या फिर थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इसको क्या? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर बराबर नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि एफ परपेंडिकुलर बाई ए। एरिया को हमने ए माना, नॉर्मल फोर्स को हमने एफ परपेंडिकुलर कंसिडर किया। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा? तो प्रेशर जो है ना, प्रेशर का यूनिट अगर निकालना है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं, है ना। पास्कल जो है वो SI यूनिट है ना, मेन यूनिट है किसके लिए? तो प्रेशर के लिए। अगर मान लो कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए, समझ गए? अगर आप मान लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए तो फोर्स कांस्टेंट होने पे जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए कहीं पर दलदल में कोई आदमी फंस गया, सपोज, ठीक है, दलदल में कोई आदमी फंस गया, वो इस तरह से फंस गया है। अगर इस आदमी का, इस बॉडी का जो मास है वो m है, तो फोर्स कितना लगेगा? तो वेट फोर्स लगेगा mg, है ना। इस बॉडी का मास अगर m है तो वेट फोर्स कितना लगेगा? mg, जो सरफेस एरिया कवर कर रहा है। फिलहाल अगर ये आदमी मान लीजिए कि लेट जाता है ना, अगर ये लेट जाएगा तो लेट जाने पे जो इसका सरफेस एरिया कवर होगा वो सरफेस एरिया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो सरफेस एरिया वो कवर कर रहा है दलदल में वो ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर यही आदमी, है ना, यही बॉडी मान लीजिए इस दलदल में फंस गया और ये खड़ा हो गया, तो अभी भी इस बॉडी का मास तो m ही है, इस पर फोर्स कितना लगेगा? तो mg ही लगेगा। तो फोर्स में वेरिएशन नहीं हुआ है बाबू। जब ये आदमी लेटा हुआ था, ये बॉडी लेटा हुआ था, तब भी फोर्स mg है। जब खड़ा हो गया तो भी फोर्स कितना है? mg है। लेकिन अगर ये खड़ा हो गया तो अब इसका जो सरफेस एरिया जो ये कवर कर रहा है वो सरफेस एरिया क्या हो गया? तो इस जब ये लेटा हुआ था उस कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है। एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जब एरिया घट रहा है, जब ये आदमी खड़ा हो गया दलदल में, तो इसका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। सरफेस एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? कम है। इस कंडीशन में आपका प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और इस कंडीशन में आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में आपका सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है और इस कंडीशन में आपका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि दलदल में जब भी आप फंसे तो ऐसा नहीं कि खड़े होकर के आप हाथ पांव चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो उससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से और आप अंदर घुसते चले जाइएगा, ठीक है। तो जैसे दलदल में कोई आदमी फंसता है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आसानी से उसको लेट जाना चाहिए, उसी में उसका भलाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे लेट जाएगा तो सरफेस एरिया बढ़ गया, फोर्स तो कॉन्स्टेंट ही रहना है ना। वो खड़ा भी होगा तो भी वही बॉडी है, तो फोर्स तो mg ही लगेगा ना, वेट फोर्स। तो फोर्स फिक्स है। लेकिन अगर वो लेट जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण फोर्स कांस्टेंट होने पे प्रेशर जो है सो डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर? एरिया पर, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया बढ़ जाएगा अगर वो लेट जाता है तो, ठीक है। और अगर एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये आदमी जो है सो दलदल में और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो काफ़ी समय इसको लगेगा, ये बच सकता है। क्लियर? तो प्रेशर के बारे में कभी भी अगर आपसे पूछता है कि प्रेशर क्या है, तो प्रेशर हम लोग बोलेंगे अब थ्रस्ट फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का कुछ यूनिट है बाबू, जो यूनिट कन्वर्जन आपको इस सारा ये जो यूनिट कन्वर्जन हमने लिखा, ये दोनों यूनिट कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा। 1 atm जो है, 1 atm का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या बोल सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। Hg मतलब पारा, मरकरी। या 1 atm बराबर होता है 10.3 मीटर ऑफ H2O। यानी कि किसी ट्यूब में अगर आप मरकरी को भर दिए हैं, है ना, पारा को भर दिए हैं, तो 76 सेंटीमीटर तक हाइट कवर करने के लिए जो प्रेशर का ज़रूरत है उसी को हम लोग 1 atm बोलते हैं। या फिर किसी ट्यूब में अगर वाटर को डाल दिए हैं तो 10.3 मीटर हाइट तक वाटर को कवर करने के लिए जो प्रेशर का ज़रूरत है उसी को हम लोग 1 atm बोलते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करते वक्त हम लोग ऐसा एजम्पशन में मान लेंगे कि 10.3 मीटर ऑफ H2O के बदले में 10 मीटर ऑफ H2O, यानी कि वाटर का 10 मीटर के हाइट को ही पर ही हम लोग 1 atm प्रेशर कंसिडर कर लेंगे।
यहाँ पर 10.3 मीटर ऑफ H2O को हम लोग 1 atm बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम लोग एज एजम्पशन में ऐसा कंसीडर कर लेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल में आप देखिएगा कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन में नीचे में लिख के भी दे देता है कि 10 मीटर ऑफ H2O बराबर 1 atm। तो यहाँ हम लोग कंसीडर कर लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे कि 10 मीटर ऑफ H2O इक्वल टू कितना, तो 1 atm ऐसा मान लेंगे। अब हम लोग तीनों के लिए प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम है ना, किसी इस कॉलम में या इस कंटेनर में मान लो कोई लिक्विड है, उसके लिए भी हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। फिर हम मरकरी के लिए Hg के लिए भी प्रेशर निकाल के चेक करेंगे। फिर हम लोग वाटर के लिए भी प्रेशर निकाल करके चेक करेंगे। तीनों कंडीशन में हम लोग प्रेशर निकाल करके जो है सो चेक करेंगे, ठीक है। फिर प्रेशर का वेरिएशन भी देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर का वेरिएशन कैसा रहता है, समझ गए। फिर आपको कोई कंटेनर है अगर वो रेस्ट में है तब प्रेशर का वेरिएशन कैसा है, कोई कंटेनर है अगर वो मूविंग है ना, एक्सेलरेटेड कंटेनर है तब उसका प्रेशर का वेरिएशन कैसा है, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग फ्री सरफेस भी देखना पड़ेगा कि लिक्विड का फ्री सरफेस कैसा होता है। अब यहाँ आ जाओ, जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में हमने किसी लिक्विड को डाल दिया, तो ये जो लिक्विड है उसका बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ना बाहर से जो प्रेशर लगेगा वो देखते हैं इस पर कौन कौन सा प्रेशर लग सकता है। जैसे इधर इस कंटेनर के इस वॉल पे इधर से प्रेशर लग रहा होगा, फिर इस वॉल पे इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि ये दोनों साइड वाला जो प्रेशर है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अगर मान लीजिए हम लोग इस लिक्विड का ऊपर वाला जो टॉप एंड है या भी ओपन है, ऊपर का प्रेशर हम लोग P0 मान ले रहे हैं। ऊपर का प्रेशर हम लोग क्या मान ले रहे हैं, P0 कंसीडर कर ले रहे हैं। और नीचे वाला जो प्रेशर है, सबसे बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर है उसको हम लोग P कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कंटेनर का जो टोटल हाइट है वो हमने H मान लिया। इसका जो कंटेनर का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा। जैसा कंटेनर का सरफेस एरिया है वही लिक्विड का भी जो है सो सरफेस एरिया होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि किसी भी लिक्विड को, है ना, किसी भी लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डाल देंगे, कंटेनर जिस शेप का होगा लिक्विड भी उसी शेप का जो है सो वही उसी शेप का आपको दिखेगा या वही शेप एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है, समझ गए। तो यहाँ मान लो कि अगर इसमें कोई एक छोटा सा एलिमेंट को हम लोग निकालते बाबू, इस लिक्विड में से एक छोटे से एलिमेंट को हम लोग निकालते, ऊपर से प्रेशर कितना है, तो P0 है। ऊपर से प्रेशर कितना है, तो P0 है। अगर छोटा सा एलिमेंट आप निकालते हैं जिसका कि सरफेस एरिया A है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर P0 है उसके कारण फोर्स कितना लगेगा। प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। तो इसमें इस कंटेनर में जो लिक्विड का सरफेस है वो लिक्विड का सरफेस हॉरिजॉन्टल है, प्रेशर ऊपर से P0 लग रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि ये प्रेशर जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा होगा वो परपेंडिकुलर है। तो इस P0 के कारण इस पर नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स हम लोग बोल सकते हैं P0 इंटू एरिया A, यानी कि इस लिक्विड एलिमेंट पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर से P0 के कारण, तो प्रेशर इनटू एरिया, एरिया है A तो P0 A, क्लियर। नीचे से प्रेशर है P, तो इधर इसका प्रेशर यहाँ से फोर्स कितना हो जाएगा P इंटू A, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया। ये जो लिक्विड एलिमेंट है इसका अगर मास हम लोग M कंसीडर कर लें तो इस पर वेट फोर्स तो निश्चित रूप से लगेगा। वेट फोर्स बॉडी के सेंटर से अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी कि ये कितना लग जाएगा mg। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं बाबू, यानी कि फ्लूइड को हम लोग रेस्ट में कंसीडर कर रहे हैं। अगर फ्लूइड हमारा रेस्ट में है तो इसका मतलब है, रेस्ट का मतलब ही हो जाता है कि उस बॉडी पर कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि उसका नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स को हमको 0 करना पड़ेगा। अब नेट फोर्स 0 करना है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सो देखिए, ये P0 A लग रहा है, PA लग रहा है और mg लग रहा है। तो P0 A किधर डाउनवर्ड, PA किधर अपवर्ड। तो ये वाला फोर्स जो है PA ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ यानी कि पॉजिटिव, तो ये प्लस में, ये P0 A नीचे की तरफ है निगेटिव y एक्सिस यानी कि माइनस में, और mg को भी हम लोग माइनस में कंसीडर करेंगे। तो PA माइनस P0 A माइनस mg बराबर 0, तो PA बराबर P0 A इंटू mg, क्लियर। यहाँ से अगर दोनों साइड इक्वेशन में हम A से डिवाइड करते हैं तो A कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर P0 प्लस mg बाई A हो गया। यहाँ जो m है इस m को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं किससे, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। इस लिक्विड की डेंसिटी रो कंसीडर किए हैं, वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। लेंथ मतलब इस कंटेनर का हाइट जो कि कितना है, तो h है, तो एरिया इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए a इंटू एच इंटू जी, तो एरिया यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो P बराबर आ गया वो P0 प्लस रो जी एच, क्लियर। P बराबर क्या निकल के आ गया, P0 प्लस रो जी एच। अगर इसी फार्मूला में
फिलहाल इस बॉटम पॉइंट पे अगर आपसे प्रेशर पूछ रहा है कि जब ऊपर का प्रेशर पी नॉट है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रेशर आपको दे रखा है, तो उस कंडीशन में इस बॉटम पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, तो पी नॉट प्लस रो जी एच। अब यहाँ सोचो जो ऊपर का प्रेशर है उसमें आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है, प्लस किया है, यानी कि नीचे की तरफ जाने पर ऊपर का प्रेशर पी नॉट और बॉटम पे जो प्रेशर है वो पी नॉट प्लस समथिंग है, यानी कि पी नॉट में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया। मतलब बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो यहाँ के प्रेशर से टॉप सरफेस के प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है ना। बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर है वो टॉप सरफेस से क्या है, ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि आपने पी नॉट प्लस समथिंग किया है, यानी कि कुछ ना कुछ आप ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, क्लियर, जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब आप ऊपर की तरफ जाइएगा तो प्रेशर घटेगा। यानी कि जी के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर जो आपका प्रेशर है वो क्या होगा, घटेगा। इस बात को दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब क्वेश्चन करेंगे बहुत तो वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ेगा इसका, क्लियर। अगर मान लो कि ऊपर वाला टॉप एंड जो है वो खुला हुआ होता, तो ये जो पी नॉट है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती, ओपन हो जाता ये, है ना। कोई प्रेशर बचता नहीं वहाँ पर। तो पी नॉट अगर जीरो हो जाए तो पी नॉट जीरो होने पर प्रेशर क्या हो जाएगा, रो जी एच। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, ये जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, तो हाइट पे। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, हाइट पे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, इक्वल होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, वो अभी हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रेशर का आगे देखते हैं। हमने अभी जस्ट इस अभी तुरंत हमने देखा कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, तो हाइट का, यानी कि वर्टिकल हाइट का, रो कांस्टेंट। अगर लेकिन ये जो प्रेशर के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबू एच का, यानी कि हाइट का। तो प्रेशर का फार्मूला पे आप ध्यान दीजिए, तो प्रेशर का फार्मूला था रो जी एच। ऐसे फार्मूला था पी बराबर पी नॉट प्लस रो जी एच। अगर ऊपर का एंड ओपन है या ऊपर का प्रेशर जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन में प्रेशर क्या हो जाएगा, बॉटम पॉइंट पे रो जी एच। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अगर लिक्विड यूनिफॉर्म रहेगा तभी जा करके प्रेशर जो है सो हाइट पे डिपेंड करेगा, नहीं तो अगर लिक्विड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि अलग अलग टाइप का लिक्विड है, तो डेंसिटी अलग अलग टाइप का हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर जो है सो लिक्विड जो है सो सेम हाइट कवर नहीं करेगा, यानी कि अलग अलग हाइट कवर करेगा। प्रेशर हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग यहीं से, इसी बात से बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो बनेगा बाबू, ठीक है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट से क्या आपको दिमाग में रखना है क्वेश्चन करने के लिए, तो क्वेश्चन करने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि कभी भी आपको किसी पॉइंट पे अगर प्रेशर फाइंड आउट करना हो लिक्विड के फ्री सरफेस से, जैसे इसी में देखो यहाँ पर इसमें इसका जो ये वाला सरफेस आपको दिखाई दे रहा है इसको फ्री सरफेस बोलते हैं, ठीक है, ओपन सरफेस एक तरह का। तो ये जो फ्री सरफेस है या टॉप सरफेस जो आप बोलते हैं, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको कहीं पर भी इसके तुलना में अगर प्रेशर फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना होगा उसका उस फ्री सरफेस से वर्टिकल हाइट लेना है या परपेंडिकुलर हाइट लेना पड़ेगा, क्लियर। या अगर दो सरफेस से दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, है ना, किसी एक सरफेस के कारण कोई फ्री सरफेस दे रखा है और उसके कारण किसी दो पॉइंट पे आपको प्रेशर निकालना है, तो दोनों पॉइंट का जो है सो वर्टिकल हाइट लीजिए उस फ्री सरफेस से। या अगर दोनों पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए भी उस दोनों पॉइंट के बीच का क्या लेना है, वर्टिकल हाइट आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, हम यहाँ जानते हैं कि जो ऊपर वाला सरफेस है, इस सरफेस का प्रेशर मान लीजिए बाबू पी नॉट। अब आप जैसे जैसे नीचे आते जाइएगा, है ना, इस ए पॉइंट से लेकर के बी नीचे की तरफ जैसे जैसे आते जाओगे, तो हमने आपको पहले बताया कि जी के डायरेक्शन में नीचे की तरफ जाने पर, है ना, जी के डायरेक्शन में जाने पर या नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, क्लियर। अब यहाँ समझेंगे आप, इस सरफेस से जो आप नीचे आए तो ए बी और सी तीनों जो है वो एक ही लेवल पर है, तीनों जो है वो एक ही लेवल पर है। तीनों का हाइट कितना है, एच। तीनों जो है फ्री सरफेस से कितना डाउन है, या फ्री सरफेस से ए का या बी का या सी का, है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी, तीनों जो है वो फ्री सरफेस से कितना नीचे है, या बोल सकते हैं कि तीनों जो है वो फ्री सरफेस से कितना वर्टिकल हाइट डाउन है, तो बोलेंगे कि एच हाइट डाउन है, क्लियर। अगर आपको ए पर, बी पर, सी पर, तीनों पर प्रेशर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा,
है ना। तो तीनों का प्रेशर तो इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ का लिक्विड चेंज नहीं किया है, लिक्विड सेम है तीनों के लिए, एक ही लिक्विड है, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो गया। जी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है बाबू, तो प्रेशर डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किस पर? एच पर, और एच भी कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब तीनों का प्रेशर क्या होगा? बराबर होगा। तो आपको यहाँ से एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर, है ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितना भी पॉइंट होगा उस सब पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितना भी पॉइंट होगा उस सब पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो अगर ए पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ का प्रेशर देखो कितना? पी नॉट, तो लिख लिया पी नॉट। नीचे की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस रो इंटू जी इंटू कितना हाइट? तो एच। तो तीनों का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट प्लस रो जी एच। इतना करने से, ये इस एग्जाम्पल से हमको एक ही बात दिमाग में कंसेप्ट में डालना था, है ना। अपने मेमोरी पावर में एक बात फीड कर लेना है, वो क्या? तो ये कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड के लिए, यूनिफॉर्म लिक्विड के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितना भी पॉइंट होगा, है ना, उस सब पॉइंट का हाइट जो है वो लिक्विड के फ्री सरफेस से कांस्टेंट हो जाएगा, और इसीलिए आपका जो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर या हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितना भी पॉइंट है सब पे प्रेशर क्या होगा? सेम हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब मान लो कि ये इस तरह का, ये एक आपको हम रेक्टेंगुलर शेप का आप एक को एक कंटेनर दिए थे। मान लो एक सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर दे दिए। इस सिलेंड्रिकल शेप के कंटेनर में हमने क्या किया? इस लिक्विड को जो है सो लिक्विड डाल दिए हैं। क्लियर? इस सिलेंड्रिकल शेप के कंटेनर में हमने क्या किया है? लिक्विड को डाल दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमको यही दिखाई दे रहा है कि ये मान लो कोई अब सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर हमने ले लिया, उसका जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस का प्रेशर यहाँ पर कितना? तो पी नॉट। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट पे हमको प्रेशर फाइंड आउट करना है, पॉइंट है ए, और जो पॉइंट का हाइट है, डेप्थ है, या वर्टिकल हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, नॉर्मल हाइट है, कितना है इस फ्री सरफेस से? तो एच। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? तो पी नॉट। नीचे की तरफ आने पर हमको पता है कि प्रेशर क्या होना है, नीचे की तरफ आने पर प्रेशर जो है सो बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा जी के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। तो पी नॉट प्लस इस लिक्विड का जो डेंसिटी होगा रो इंटू जी, कितना? हाइट इंटू एच। तो यहाँ पर भी ए का प्रेशर उतना ही आया जितना कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस वाले में आया था। इसका मतलब ये भी होता है, इस पहला एग्जांपल से तो हम ये सीखे कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे जितना भी पॉइंट होता है हर एक पॉइंट पे जो है सो प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। और इस दो एग्जांपल को कंपेयर करके हमने ये सीखा कि लिक्विड का जो कंटेनर है, कंटेनर का शेप चाहे कैसा भी हो, इसका शेप और इसका शेप, दोनों का शेप अलग अलग है ना। दोनों का शेप अलग अलग है, तो दोनों का शेप अलग अलग होने से कोई दिक्कत नहीं है। शेप अलग अलग होने के बावजूद भी, कंटेनर का शेप अलग अलग होने के बावजूद भी प्रेशर क्या आया? सेम आया। इसलिए बोलते हैं कि जो प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट होता है। प्रेशर जो है वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा किसके? तो शेप ऑफ कंटेनर के। किस पे डिपेंड करेगा? तो यूनिफॉर्म अगर लिक्विड है, सेम लिक्विड है, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, जी ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो उस कंडीशन में प्रेशर सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? तो वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर हाइट पे डिपेंड करेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए दो कंटेनर है, ठीक है। इस दो कंटेनर में जो है ना, एक ये वाला, इसको देखिए तो इसका जो आपका सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस वो ज़्यादा गोल है, इसका ऊपर वाला सरफेस थोड़ा कम गोल है ना, यानी कि ये सिलेंड्रिकल ज़्यादा है, ये सिलेंड्रिकल कम है। तो इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो ऊपर वाला प्रेशर दोनों का, फ्री सरफेस जो है दोनों का प्रेशर पी नॉट, अगर वाटर का लेवल दोनों में सेम है, एच हाइट तक है, वाटर का लेवल दोनों में जो है सो एच हाइट तक है, तो बॉटम पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो दोनों में सेम होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि कंटेनर किस शेप का है, उस कंडीशन में दोनों में ही प्रेशर क्या है? सेम है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेशर ड्यू टू एच जी। जैसे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हमने देखा, प्रेशर इन लिक्विड कॉलम हमने देखा, अब हम लोग देखते हैं प्रेशर ड्यू टू एच जी। तो यहाँ देखो बाबू, ये जो ऊपर वाला सरफेस है, इस ट्यूब में है ना, ये कोई ट्यूब है, इसमें हमने मरकरी को भर दिया, पारा को भर दिया। पारा को कितना हाइट तक भरे हैं? 76 सेंटीमीटर हाइट तक भरे हैं, या बोल सकते हैं कि पारा चढ़ गया है 76 सेंटीमीटर हाइट तक। ठीक, जो ऊपर वाला सरफेस है, फ्री सरफेस, वहाँ का प्रेशर हम मान लिया पी नॉट, यानी कि जीरो, ओपन सरफेस है। ऊपर वाला सरफेस ओपन है तो ओपन सरफेस का पी नॉट प्रेशर हम कितना मान लिए? जीरो। ठीक है, ऐसा जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो जीरो मानेंगे, सीधी सी बात। ये फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे बॉटम वाला पॉइंट है उसका बोल रहे हैं 2 पॉइंट, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अब आपको पता है कि अगर आप 2 पॉइंट में प्रेशर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करो भाव, फ्री सरफेस से स्टार्ट करते हैं। तो फ्री सरफेस से प्रेशर कितना? जीरो। आपको 2 पॉइंट पे बॉटम सरफेस से प्रेशर निकालना है तो फ्री सरफेस से स्टार्ट करेंगे। फ्री सरफेस पे प्रेशर कितना? तो जीरो। जैसे जैसे आप नीचे आते जाइएगा, आपको पता है कि नीचे आते जाइएगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा।
है ना। तो इस यहाँ जो Hg है, मरकरी है, उसका डेंसिटी रो एम का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। एच कितना 76 सेंटीमीटर। प्रेशर किस में निकालना है बाबू, एटीएम हमको प्रूफ करना है कि 1 ATM बराबर इतना होता है, ये हमको प्रूफ करना है। इस इंटेंशन से हम ऐसा कर रहे हैं। तो यानी कि प्रेशर निकालना है तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो h है, हाइट है, वो 76 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा, तो 76 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है वो होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब या 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का डेंसिटी अगर आप kg पर मीटर क्यूब में लीजिएगा तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 13.6 में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13600 हो गया। कैलकुलेशन करने पर आपको प्रेशर आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से 76 सेंटीमीटर हाइट पर जब पारा रहता है या चढ़ जाता है तो इतना प्रेशर 1 ATM, यानी कि इतना प्रेशर आया, इसी को हम लोग 1 ATM भी बोलते हैं। इसी चीज़ को आप वाटर से भी निकाल सकते थे। हमने बोला था आपको कि 10.3 मीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ATM, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल करते वक्त, जैसे कि एक न्यूमेरिकल यहाँ है, इसको करते वक्त हम देखेंगे कि वहाँ हम लोग जनरली न्यूमेरिकल में 10 मीटर को एजम्पशन में मान लेते हैं कि 10 मीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 1 ATM। ठीक है, तो मान लो बाबू ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भर दिया गया, कितना हाइट तक, तो 10.3 मीटर हाइट तक। जो ऊपर वाला सरफेस है, फ्री सरफेस है ना, वहाँ का प्रेशर P0, जिसको कि हम 0 मान लिए हैं, कुछ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। आपको 2 पॉइंट पे सेकंड यानी कि बॉटम पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो फ्री सरफेस से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो नीचे की तरफ प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है ना। नीचे की तरफ आपका प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, हमने आपको पहले ही बताया है ना। तो P2 निकालना है, 2 पॉइंट प्रेशर निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट करो बाबू 0। नीचे की तरफ जाने पर प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस रो वाटर का, क्योंकि लिक्विड वाटर है इसलिए डेंसिटी वाटर का इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाइट मीटर में है तो ऑलरेडी मीटर में, जी 9.8 हो गया और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना, तो 1000। कैलकुलेट करने पर यहाँ पर भी जो P2 आएगा वो आ जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग 1 ATM भी बोलते हैं। तो प्रेशर को लेकर के जो भी क्वेश्चन आएगा, प्रेशर को लेकर के जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको 2-3 बात दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर, क्लियर, यूनिफॉर्म लिक्विड में है ना, यूनिफॉर्म लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पर जितना भी पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो लिक्विड का सरफेस है वहाँ से हर एक, इस हॉरिजॉन्टल लेवल के हर एक पॉइंट पर इस लिक्विड के सरफेस से जो हाइट होगा या जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म लिक्विड है तो डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर क्या होना है, कांस्टेंट होना है, या फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, है ना, एयर बबल का वॉल्यूम आपको बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। व्हेन इट रीचेज एट पॉइंट बी, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉल्यूम V0। यानी कि इस लिक्विड के अंदर, है ना, इस लिक्विड के अंदर जो है यहाँ पर आपको एक एयर बबल है, यहाँ पर एक एयर बबल बना। यहाँ का जो प्रेशर है बाबू ये P0 बराबर, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 ATM। क्लियर, यहाँ पे जो फ्री सरफेस है ना, कोई कंटेनर होगा इस तरह का मान लीजिए कोई कंटेनर टाइप है, समझ गए। इस कंटेनर में जो ए पॉइंट है यहाँ पर आपको कोई एयर बबल है, सबसे बॉटम पॉइंट मान लो इस कंटेनर का। यहाँ पर जो एयर बबल है, एयर बबल आया कैसे, जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, उसमें आप स्ट्रॉ वगैरह, पाइप वगैरह होता है, उससे फूंक मारिएगा तो एयर बबल बनेगा। एयर बबल जो बना तो वो क्या होगा, बबल कहाँ किधर उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों उठेगा, क्योंकि एयर हल्की होती है इसलिए ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बबल बना बाबू, यहाँ पर वॉल्यूम V0 था, फिर जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाने लगा, है ना, ऊपर की तरफ जाने पर आपसे बोल रहा है कि जब ये B पॉइंट पे पहुँचा है तो उस कंडीशन में पॉइंट B पर आपको इस एयर बबल का वॉल्यूम बताना है। इसका मतलब है कि A से B तक जाने में इसका वॉल्यूम चेंज हुआ। और वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्यों चेंज हुआ, तो वॉल्यूम इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि हमने, याद करिए आप थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जो है सो आप फिजिक्स में 11th में भी और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उसमें आपने पढ़ा है कि जो भी गैस वगैरह होता है ना, आइडियल गैस की बात करें तो उसमें अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। अब ज़रा सोचो कि ऊपर की तरफ अगर ये एयर बबल जा रहा है,
ऊपर की तरफ अगर एयर बबल जा रहा है तो अगर मान लीजिए हम लिक्विड में ऊपर की तरफ फ्री सरफेस की तरफ बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फ्री सरफेस से डाउन बढ़ते थे, जी के डायरेक्शन में बढ़ते थे तो प्रेशर बढ़ता था। यहाँ जी के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो जी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस एयर बबल पे प्रेशर जो है ना, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो घटेगा और लिक्विड के अंदर प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसलिए एयर बबल का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। क्लियर, इसलिए वॉल्यूम चेंज हुआ। अब तो ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम चेंज हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ पर आप सोच सकते थे अगर आप डायरेक्ट निकालने का कोशिश करते तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना होता। तो जनरली हमने आपको क्या बताया कि 10 मीटर हाइट पर 1 ATM प्रेशर आता है। वाटर में 10 मीटर हाइट पर 1 ATM प्रेशर आता है। तो अगर फ्री सरफेस पर 1 ATM पहले से है तो नीचे की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, तो 10 मीटर पर फिर 1 ATM, तो 1 ATM प्लस 1 ATM। समझिए ध्यान से, फ्री सरफेस पर प्रेशर कितना है 1 ATM। फिर आप 10 मीटर डाउन चले गए, नीचे की तरफ जाने पे प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ ऑलरेडी 1 ATM था, नीचे की तरफ जाएंगे तो 1 ATM प्लस समथिंग। तो 10 मीटर जैसे पूरा होगा तो एजम्पशन में हम लोग 1 ATM और ले लेंगे। तो 1 ATM पहले से था, 10 मीटर H2O जाने पर फिर 1 ATM तो 2 ATM हो गया। फिर 10 मीटर जाने पर फिर 1 ATM तो 3 ATM हो गया। यानी कि प्रेशर ए पॉइंट पे जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 ATM हो जाएगा। और बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 ATM हो जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, नहीं तो फार्मूला से निकाल के देखो। अब यहाँ देखो इसमें प्रोसेस कैसा हुआ, तो कुछ ना कुछ थर्मोडायनेमिक में बहुत सारा प्रोसेस है। यहाँ पर तो ऐसा कोई प्रोसेस डिफाइन नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन में किसी प्रोसेस की बात नहीं करेगा तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है या कोई दूसरा प्रोसेस का नाम दे देता है तो आपको फिर तो वही प्रोसेस कंसिडर करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस कंसिडर करेंगे बाबू। ठीक है, तो यहाँ देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने क्या पढ़ा है, तो टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ टेम्परेचर का कोई चर्चा नहीं है, यहाँ चर्चा है सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का। क्लियर। तो आइसोथर्मल में हम लोग एक बात और पढ़े थे, पीवी टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू NRT होता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। टेम्परेचर को आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट कर दिया गया तो इसका मतलब NRT कांस्टेंट हो गया, मतलब पीवी कांस्टेंट हो गया। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट पे कंपैरिजन करना है तो यहाँ देखो PAVA बराबर PBVB, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा तो आपको पता है कि ए पॉइंट का प्रेशर 3 ATM है, बी पॉइंट का प्रेशर 2 ATM है। क्यों? क्योंकि फ्री सरफेस पर प्रेशर है 1 ATM, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ेगा। 10 मीटर के हाइट पर वाटर में 1 ATM प्रेशर आ जाता है, तो 1 ATM पहले से है। 10 मीटर के हाइट पर आएंगे तो बी पॉइंट पे आ जाएंगे तो 1 ATM और आ जाएगा, तो 1 ATM प्लस 1 ATM 2 ATM हो गया। क्लियर। अगर ए पॉइंट पे आएंगे तो 20 मीटर का हाइट आ जाएगा तो 2 ATM ऑलरेडी बढ़ जाएगा। 10 मीटर पे 1 ATM तो 20 मीटर पे 2 ATM, 1 ATM पहले से और नीचे आने पर प्रेशर बढ़ता है। क्लियर। तो अब यहाँ देखो, इसको आप इस तरह से समझिए। अगर आप वैसे टेक्निक नहीं लगाना चाहते तो फिर आप फार्मूला जो मेथड है वैसे लगाओ। PA बराबर क्या हो जाएगा, तो PA बराबर आप लिखिएगा P0। यहाँ से लिक्विड के फ्री सरफेस से डाउनवर्ड आई है तो नीचे की तरफ आने पे आपका प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ये तो आप जानते हैं पहले से, है ना। लिक्विड के नीचे की तरफ आने पर फ्री सरफेस से प्रेशर बढ़ेगा तो P0 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू हाइट ऑफ वाटर। तो हाइट ऑफ वाटर कितना है 20। कैलकुलेट करने पर बाबू ये कितना आने वाला है, तो 3 ATM आने वाला है। आप कैलकुलेट करके देखिए। बी पॉइंट पे निकालोगे तो P0, यहाँ से P0 बी तक आना है, प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू हाइट कितना 10 मीटर। तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 2 ATM प्रेशर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए। तो प्रेशर पता चल गया। यहाँ पे लिखेंगे बाबू 3 इंटू ए पॉइंट वॉल्यूम कितना है एयर बबल का V0, बी पॉइंट प्रेशर है 2 और बी पॉइंट वॉल्यूम कितना है तो ये पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो बी पॉइंट पे जो वॉल्यूम आ गया वो निकल गया मेरा 3/2 इंटू V0, यानी कि बोल सकते हैं 1.5 VA। यानी कि बी पॉइंट पे जो उस एयर बबल का वॉल्यूम है वो ए पॉइंट के वॉल्यूम का क्या हो गया, 1.5 गुना हो गया, 3/2 टाइम्स। यानी कि 1.5 V0 या 1.5 VA, यानी कि वॉल्यूम एट ए या 3/2 V0। तो हमने आपको पहले बताया
कि ये एयर बबल जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लिक्विड में जब नीचे से ऊपर जा रहा है, फ्री सरफेस के तरफ जा रहे हैं, जी के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो एयर बबल का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि कुछ इस तरह से बाबू ये 3 कंटेनर था। इस कंटेनर में इधर से कोई पाइप था, पाइप से लिक्विड यानी कि पानी डाला गया है ना। ये लिक्विड जो है वो यूनिफॉर्म लिक्विड है, दिमाग में रखिएगा इस बात को कि ये तीनों में जो लिक्विड है वो यूनिफॉर्म लिक्विड है। तीनों कंटेनर में तीनों शेप में लिक्विड सेम है, अलग अलग लिक्विड नहीं है। हमने यहाँ पर क्या किया, तो एक पाइप से इसमें लिक्विड डालना स्टार्ट किया और तीनों में लिक्विड जो है इस तरह से भर लिया। यहाँ है 0.1, यहाँ है 0.2, यहाँ है 0.3। अगर हमको 0.1 पे प्रेशर लिखना होता तो कैसे लिखेंगे, तो 0.1 जो है इस सरफेस के लिए है, तो इस सरफेस पे लिक्विड के फ्री सरफेस पे प्रेशर कितना, P0, तो लिखेंगे P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H1। फिर P2 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये P2 इस वाले कंटेनर में है, ये है P0 प्लस रो इंटू जी, हाइट है H2। तो यहाँ पर ये जो P3 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ये इस वाले सरफेस पर है, P0 प्लस रो इंटू जी इंटू H3। क्लियर? यहाँ पे तीनों कंडीशन में अब आपको बोल रहा है कि तीनों का प्रेशर पहले बोला था निकालने, तो वो तो निकल गया। अब आपको तीनों के प्रेशर को हाइट के साथ रिलेट करना है। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों ही पॉइंट 1, 2 और 3, ये तीनों पॉइंट सेम रेफरेंस लेवल पर है, यानी कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है तो तीनों में आपका H1, H2 और H3 जो है ये बराबर है। और ऐसा होने के कारण ये जो P1, ये P2 और ये P3 ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे भी हमने आपको बताया था। इस 2 एग्जाम्पल से आप क्या समझे थे, तो 2 एग्जाम्पल से हम यही समझे थे कि प्रेशर जो होता है ना, लिक्विड के फ्री सरफेस के बाद जो है किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर निकालना है तो वो प्रेशर जो है उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, वो प्रेशर अगर यूनिफॉर्म लिक्विड है तो कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। इस पहला केस में कंटेनर का शेप कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो चूँकि तीनों में लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, कंटेनर का शेप अलग अलग होने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर सेम हो जाएगा। इसीलिए तीनों में प्रेशर क्या हुआ, सेम हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आंसर। क्लियर? अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस पर देखेंगे। प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इस पर क्वेश्चन खूब पूछता है, समझ गए? इसके लिए आपको कुछ बात जो है सो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको आप दिमाग में रखिए कि फ्री सरफेस के से हाइट मेजरमेंट करना है। लिक्विड में कंटेनर में अगर किसी पॉइंट पर प्रेशर निकालना है तो उसका वर्टिकल हाइट या नॉर्मल हाइट या परपेंडिकुलर हाइट, लिक्विड के सरफेस के परपेंडिकुलर हाइट कहाँ से लेंगे, तो फ्री सरफेस से लेंगे। ठीक है? फ्री सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पर या जी के डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर घटेगा। ठीक है? किसी भी लिक्विड कंटेनर में अगर 2 पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो उस दोनों पॉइंट का आपको वर्टिकल हाइट लेना पड़ेगा फ्री सरफेस से, या अगर 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो उस दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल हाइट लेना पड़ेगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको ए पॉइंट पे बोल रहा है प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है ना, ए पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए। तो ए पॉइंट पे देखो लिक्विड सरफेस यहाँ पर है ना, लिक्विड सरफेस का फ्री सरफेस जो है ना लिक्विड का वो यहाँ पर है। यहाँ से आपको क्या करना है, तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। ए पॉइंट नीचे की तरफ है, प्रेशर बढ़ेगा। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए फ्री सरफेस का प्रेशर कितना, तो P0। प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस ये जो लिक्विड है यूनिफॉर्म लिक्विड है, यानी कि इधर जो है सो लिक्विड अलग अलग नहीं है, पूरा में लिक्विड सेम है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन में भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे पाइप में लिक्विड सेम है, एक ही लिक्विड है। वाटर मान लो, कुछ भी मान लीजिए। इस लिक्विड का डेंसिटी हमने रो ले लिया। क्लियर? लिक्विड का डेंसिटी रो इंटू जी इंटू ए पॉइंट का जो वर्टिकल हाइट है वो कितना है, H। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर हो गया वो हो गया P0 प्लस रो GH। बी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, देखो प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो प्रेशर निकालने के लिए बी पॉइंट पे आना है तो बी पॉइंट के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, इस लिक्विड के फ्री सरफेस से नीचे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और हमको पता है कि नीचे की तरफ बढ़ने पे प्रेशर बढ़ेगा, जी के डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर इंक्रीज करता है। तो यहाँ लिखेंगे P0 प्लस रो इंटू जी इंटू वर्टिकल हाइट कितना होगा बी का, क्योंकि हमको ए तक का हाइट तो H दिया था लेकिन बी का हाइट नहीं दिया है। तो बी का हाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए।
ये रहा आपको ए पॉइंट और ये रहा आपको बी पॉइंट। क्लियर, ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका बी पॉइंट। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना, आर, और यहाँ जो एंगल दे रखा है ये एंगल कितना है, थीटा। अगर आप कंपोनेंट तोड़े, कंपोनेंट लीजिएगा तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये वाला जो हाइट होने वाला है ये कितना हाइट होने वाला है, तो ये हो जाएगा बाबू आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। तो लिक्विड के सरफेस के, फ्री सरफेस से वर्टिकल हाइट कौन सा है, तो यही वाला वर्टिकल है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लिक्विड सरफेस के पैरेलल हो गया जी। तो वर्टिकल हाइट कितना हो गया, आर कॉस थीटा। ए पॉइंट से ऊपर, ए पॉइंट से ऊपर का हाइट, आपको पता है कि जो प्रेशर होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। अगर हम मान लीजिए कि इस सी पॉइंट को, इस पॉइंट को सी लिख ले, तो बी और सी सेम लेवल पर है, तो जो प्रेशर बी का होगा वही प्रेशर सी का होगा। तो आप प्रेशर सी का निकाल लीजिए ना, सी का हाइट निकाल लीजिए, सी का हाइट कितना, तो ऊपर वाले सरफेस से देखो, फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस से ए का हाइट है एच और यहाँ जो ए से सी का हाइट है वो है आर कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर कॉस थीटा। और जो प्रेशर सी का होगा वही प्रेशर बी का होगा, तो इसलिए हम प्रेशर बी लिख दिए पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच प्लस आर कॉस थीटा। अब आप आसानी से पी बी माइनस पी ए जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों आपके सामने हैं, आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है ना। तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी नोट से पी नोट साफ, रो जी एच यहाँ भी ये भी कट गया, रो जी आर कॉस थीटा बचेगा, रो जी आर कॉस थीटा बचेगा। यहाँ से एक आप टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। तो क्या टेक्निक डेवलप कर सकते हैं, यहाँ देखो, अगर दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना हो, डेल्टा पी आपको निकालना हो, तो डेल्टा पी मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ आया डेल्टा रो जी आर कॉस थीटा। अब यहाँ समझो कि रो तो आपको क्या है, डेंसिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसको हटाइए, जी ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन वेक्टर क्वांटिटी, आर क्या है, इस दोनों पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलो, पोजीशन है। तो दो वेक्टर के साथ कॉस थीटा, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, तो रो इंटू वेक्टर जी डॉट वेक्टर आर। क्लियर, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस होगा उस प्रेशर डिफरेंस को या प्रेशर को आप रो इंटू जी इंटू सिर्फ वर्टिकल हाइट ही नहीं लिख सकते हैं, तो रो इंटू वेक्टर जी डॉट वेक्टर आर भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको समझने के लिए क्या था, तो वर्टिकल हाइट कैसे निकालेंगे वो आपको समझ में आया। बी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इस ए वाले नॉर्मल पे, तो बी और सी सेम लेवल पर आ गया। इस पॉइंट को अगर सी बोले तो जो प्रेशर सी का होगा वही बी का होगा, तो जो हाइट सी का होगा वही बी का होगा, हाइट निकाल लिए। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको वन पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो P1 कितना होगा, तो P1 निकालने के लिए हमारा सीधा फोकस क्या होना चाहिए कि जब लिक्विड यूनिफॉर्म रहे तो सिर्फ वर्टिकल हाइट पे फोकस करिए, समझ गए। तो यहाँ का प्रेशर कितना, फ्री सरफेस का प्रेशर कितना, तो P1 बराबर लिखेंगे P प्लस, आप डाउनवर्ड जा रहे हैं ना, फ्री सरफेस हाइट पर है, फ्री सरफेस से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो P प्लस रो जी इंटू, ये कुछ स्फेरिकल सरफेस होगा जिसका एक हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर, यानी कि रो जी R1। क्लियर। अगर आपको P2 निकालना होगा तो ये एक कंप्लीट सर्किल जैसे बनेगा, है ना, इसको इमेजिन करो, इस तरह का एक कंप्लीट सर्किल बनेगा। तो ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये ऊपर R1 नीचे भी R1, तो वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा 2R1, तो लिखेंगे P प्लस रो जी इंटू 2R1। P3 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, तो फ्री सरफेस यहाँ से यहीं से स्टार्ट करना है, P प्लस रो जी, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर क्या होना है, बढ़ना है, ठीक है ना, रो जी इंटू ये टोटल हाइट 2R1 और ये वाला हाइट कितना R2, तो लिख देंगे 2R1 प्लस R2। ठीक है। P4 कितना होगा, P4 बहुत आसान, पूरा हाइट लेना पड़ेगा, तो ये हाइट 2R1 और ये हाइट 2R2, ऊपर एक सर्किल इमेजिन कीजिए, नीचे भी एक सर्किल इमेजिन करिए, तो P प्लस रो जी इंटू 2R1 प्लस 2R2। इस तरह से आप चारों पॉइंट में प्रेशर जो है सो फाइंड आउट कर सकते थे। इसमें आते हैं, इसमें अगर आपको जैसे मान लो कि ये कोई कंटेनर है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे टिल्टेड है, जितना दूर तक कंटेनर में जो लिक्विड भरा हुआ है वो L है ना। कंटेनर के बॉटम पे आपको बोल रहा है प्रेशर निकालने के लिए, ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फ्री सरफेस पे प्रेशर कितना P0, तो लिखो P0 प्लस नीचे की तरफ आने पे प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अब क्या करना है, तो वर्टिकल हाइट लेना है, ये L है, ये जो है ना, ये इस तरह से देखिए आप, ये यहाँ से ले करके
यहाँ तक है, ये L है, तो ये इस डायरेक्शन में ये लेंथ कितना हो जाएगा L cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा तो L sin थीटा। हमको तो वर्टिकल हाइट चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, तो बस P0 प्लस रो जी एल साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो गया। इस तरह से हम लोग प्रेशर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे है ना, उसको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन जो है ना अब हम लोग देखेंगे, प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। हाइट के साथ हम लोग देख लिए। हम लोग अब बॉडी अगर मूव करेगा, रेस्ट में क्या होगा, प्रेशर मूव करेगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा। लिक्विड का सरफेस जो फ्री सरफेस वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा या फिर घूम भी जाता है ना। कैसा नॉर्मल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बाबू। यहाँ से हर साल नीट में और जेईई में एक एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आना ही आना है, समझ गए। और जनरली जो क्वेश्चन होता है नीट में वो प्रेशर से आ जाता है। तो प्रेशर से जो क्वेश्चन आ सकता था मैक्सिमम, वो बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन हमने आपको दिखाया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिक्विड के फ्री सरफेस वगैरह के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।